7वीं क्लास के बच्चे स्टॉक मार्केट से 2 साल के अंदर 70% रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, जितना कि बड़े बड़े एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स भी नहीं कर पाते। आखिर इन बच्चों ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और क्या उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कोई भी साधारण निवेशक इतने असाधारण रिटर्न्स कमा सकता है? और अगर हां, तो क्या यह चीज उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को नहीं पता है, जो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं? बिल्कुल पता है। तो फिर वो लोग यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके उतना ही रिटर्न्स क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं? उनको किसने रोका है? आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं या ऐसे क्या कारण है कि ये फंड मैनेजर्स इतने ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस के बावजूद भी इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाते हैं? या यूं कहें कि एक आम निवेशक के पास ऐसी क्या एडवांटेज है जो इन फंड मैनेजर्स के पास में नहीं है? जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच अपनी बेस्ट सेलर बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में आम निवेशकों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सुनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पीटर लिंच के अनुसार अगर एक आम निवेशक अपने दिमाग का सिर्फ 3% भी यूज कर ले अपने इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में, तो भी वो काफी बेहतर रिटर्न्स कमा सकता है। और पीटर लिंच की इसी बुक से प्रभावित होकर यूएसए के बोस्टन शहर में सेंट एग्नेस नाम की स्कूल में एक टीचर ने 7वीं क्लास के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इन बच्चों को अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर कुछ कंपनीज के स्टॉक्स का सिलेक्शन करके एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा गया, जिसमें एक शर्त यह थी कि इन बच्चों को उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड था जिस कंपनी और उसके बिजनेस मॉडल को वो खुद अच्छे से समझकर उसके बारे में क्लास में बाकी बच्चों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और इन बच्चों ने जो 14 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाया, उसने 2 साल के अंदर 70% रिटर्न जनरेट किया, जबकि S&P 500 इंडेक्स का इसी पीरियड के दौरान रिटर्न मात्र 26% ही था। पीटर लिंच के अनुसार इन्वेस्टर्स को सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। जैसे आप जिन भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या आप जिस भी कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, या जिस भी कंपनी के साथ में आपका बिजनेस होता है और जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हो, जहां आपका आना जाना लगा रहता है, तो आप ऐसी कंपनीज के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इन कंपनीज के बारे में जितना डिटेल नॉलेज आपको होगा या होना चाहिए, उतना म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स को भी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो हजारों कंपनीज का एनालिसिस करना होता है, और वो भी ज्यादातर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर। वो इन सभी कंपनीज को पर्सनली विजिट नहीं कर सकते। लेकिन आप जिस कंपनी को इतना नजदीक से जानते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, एम्प्लॉय मोरल कितना हाई है, मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है, कितना कैपेबल है, कितना एंथुसियास्टिक और एम्बिशियस है, उस इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को ज्यादा अच्छे से पता होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स डॉक्टर्स ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, या क्या कोई नया पेटेंट मिला है किसी कंपनी को, या कोई नई मेडिसिन आ रही है उनकी मार्केट के अंदर। इसी तरह मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो हो सकता है आपको उस इंडस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूज करती है। जैसे मान लो आप किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और वहां पर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपना ERP सिस्टम लगाती है, तो हो सकता है इस सिस्टम के लगने से आपका काफी टाइम बच रहा है, और हो सकता है आपका काफी काम इजी हो गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह सिस्टम इतना यूजर अनफ्रेंडली और कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी वजह से आपको कोई खास फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि आपके लिए एक नया हेडेक हो गया है, आपका टाइम और ज्यादा खराब हो रहा है। तो कई बार इस तरह की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और इंसाइट से आपको यह भी क्लैरिटी आ जाती है
कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सेकंड लिमिटेशन जो फंड मैनेजर्स के सामने है वो ये कि अगर उनको कोई बहुत अच्छा स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल भी जाए तो भी वो उसमें अपने टोटल फंड वैल्यू का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज पर सेबी गाइडलाइंस। जबकि छोटे निवेशक के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। हालांकि करना नहीं चाहिए आपको सारा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में, यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई। तीसरा, अगर फंड मैनेजर किसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप जैसी छोटी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, क्योंकि मल्टीबैगर्स तो वही मिलते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी का चैलेंज भी हो सकता है। यानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस स्टॉक को सेल करने वाले सेलर्स नहीं मिलेंगे और इसी वजह से कई बार महीना भर लग जाता है फंड मैनेजर्स को उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने में, और तब तक वो स्टॉक सबकी नजर में आ जाता है और फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो जिस रेट में फंड मैनेजर उसको खरीदना चाहता है उस रेट में उसको वो स्टॉक मिलता नहीं है, महंगा मिलता है। जबकि छोटे निवेशक के सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। अगर उसको कोई वैल्यू बारगेन या मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाए तो वो जितना चाहे खरीद सकता है, क्योंकि आप और मेरे जैसे छोटे निवेशक कितना इन्वेस्ट करेंगे एक स्टॉक के अंदर? कुछ लाख रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होती लिक्विडिटी की। इसके अलावा कई बार फंड मैनेजर को अगर कोई अच्छी कंपनी का ऐसा स्टॉक मिल जाए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करने वाला है तो वो फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास में इतना पेशेंस नहीं होता, उनको क्विक रिटर्न चाहिए। अगर साल भर के लिए भी फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाए तो इन्वेस्टर्स उसमें से पैसा विड्रॉ करके किसी और फंड में स्विच कर जाते हैं। यही नहीं, फंड मैनेजर्स कई बार इसलिए भी इन नई और लेसर नोन हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इसके लिए उनको कई स्टेक होल्डर्स को काफी एक्सप्लेनेशंस देने पड़ती है कि आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया और बाय चांस वो स्टॉक्स नेगेटिव में चले गए तो फंड मैनेजर का जॉब भी जा सकता है। वहीं अगर आप रेपुटेड ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनमें अगर नेगेटिव रिटर्न हो भी जाए तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनमें सभी फंड हाउसेस का इन्वेस्टमेंट होगा और अगर सभी का रिटर्न नेगेटिव है तो फिर आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक और समस्या है फंड मैनेजर्स के सामने, वो ये कि जब मार्केट पीक पर होता है और सभी स्टॉक्स महंगे होते हैं उसी वक्त इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और चूंकि फंड मैनेजर्स एक लिमिट से ज्यादा कैश लेकर बैठ नहीं सकते तो उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। यानी वो उस वक्त स्टॉक्स खरीदने के लिए मजबूर होते हैं जबकि यह वक्त होता है आइडियली सेल करने का। वहीं उल्टे जब मार्केट डाउन चला जाता है और ये एक अच्छा मौका होता है स्टॉक्स खरीदने का, लेकिन इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और फंड मैनेजर्स को ऐसे समय में स्टॉक्स सेल करने पड़ते हैं, जबकि ये अच्छा समय होता है खरीदने का। यह समस्या रिटेल इन्वेस्टर के सामने नहीं है, क्योंकि वो तो चाहे तो 100% कैश लेकर बैठ सकता है और सही समय का वेट कर सकता है स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स के साथ अपनी रिसर्च खुद करके डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ना सिर्फ आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं बल्कि फंड मैनेजमेंट के चार्जेस से भी बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस और स्टॉक्स की रिसर्च करना अच्छे से सीख लें, और जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता आप छोटी छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या अभी तक आपको खुद से स्टॉक्स का एनालिसिस करना नहीं आया है तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।